बरसात ने भी नहीं रोका क्या? नहीं रोका? क्या रखा है ना मैंने तुमको, जब आंधी तूफान बरसात सैलाब आए तो। सुबह से ही बरसात हो रही है यार, और तुम हैं? तो क्या तुमने मेरे को हिंदी का टीचर समझ रखा है क्या? लेखक कौन है? रचनाकार, लेखक, रचनाकार, शिल्पी, उत्कीर्णक, निर्माता, रचयिता, अंकित करवाना, प्रशस्तिकार और वास्तुकार। ये, अरे हाँ, ये प्रज्ञा बताएगी ना। ये इनमें अंतर बता देना इनको क्लास के बाद। तो पाषाण काल में तो कुछ लिख ही नहीं जा रहा ना। यहाँ तो मैं कैसे बताऊँ, अभी तो मैं तो प्री हिस्टोरिक एज में हूँ। अभी जैसे लिखना शुरू होगा सिंधु घाटी सभ्यता से, तब मैं बता दूंगा भाई राइटर कौन होता है और रचनाकार। हम बता देंगे आगे, ठीक है। अभी कंटिन्यू करते हैं। क्या पढ़ेंगे अपन? नियोलिथिक एज, नव पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे अभी अपन? नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल। तो उसके निम्न प्रापाषाण काल के औजार कौन से थे? चॉपर, चॉपिंग, पेबुल, क्लीवर और स्क्रैपर। और मध्य प्रापाषाण काल के औजार कैसे थे? अच्छा, ब्लैक औजार थे। और निम्न प्रापाषाण काल वाले औजार कैसे हैं? कोर औजार है, इंडेक्स है। कोर औजार हैं, कैसे हैं? इंडेक्स है, ठीक है। और पहला इंडेक्स भारत में कहाँ से मिला है? पल्लवरम से मिला है। किसे मिला था? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। और पहला पाषाण औजार किसको मिला? कहाँ पर? लिंग सुगूर में। और पहली पाषाण बस्ती पल्लवरम में मिली। किसको? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। तो ये जो नवपाषाण काल है ना, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? थॉमसन ने किया है। टाइम तो पता होगा, नियोलिथिक एज का टाइम है लेकिन भारत में नियोलिथिक एज मतलब 7000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। ये तो वर्ल्ड वाइड है। भारत में नियोलिथिक एज कब स्टार्ट हुआ है? 7000 ईसा पूर्व में, ठीक है। बरसात तो ये जो मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ, ये कॉपी में लिखना है। शक्तिमान हो क्या तुम? कॉपी। फिर तुम्हारी वही स्थिति होगी, ये दिमाग में है लेकिन कर नहीं पा रहे सॉल्व। जो ये हैंड आउट है उनमें लाइन लगाते रहते हो, अच्छा ये ठीक है, ये अच्छा, ये एक लाइन और, ये एक लाइन और ऐड कर लेते हैं। आखिर में इसकी, आपके पास जो हैंडआउट है, इसकी स्थिति इतनी बेकार हो जाएगी कि आपका खुद का पढ़ने का मन, आप खुद नहीं पता कर पाओगे इसमें क्या लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक से मैं क्या करूंगा, इनको टॉपिक के बाद दूंगा। नहीं, बैग में रखा करो इनको। और फिर ये मेरे से कहते हैं हम सिलेक्शन होने के लिए सारे प्रयास करते हैं। सिलेक्शन नहीं होने के सारे प्रयास करते हो तुम, कि इसको कैसे रोकना है। और आगे से ध्यान रखना, जब भी बरसात आए, भूकंप आए, सुनामी आए, ज्वालामुखी विस्फोट हो, तो खुद ही नहीं आना है। मुझे पता था ना तुम में से कोई ना कोई तो आ ही जाएंगे, इसलिए तो आया मैं। वो मेरे को आज आके बताएंगे कि हम पढ़ाई के प्रति कितने डेडिकेट हैं, ठीक है। इस सुबह 5 बजे से ही बरसात हो रही है, नदी नाले सब उफान पे हैं। पता नहीं कब द्रवती नदी में बाढ़ आ जाए।
फालतू में जान का संकट खड़ा हो जाए, है ना। ऐसे ये ह्यूमन एरर है, एरर कहता हूँ मैं, बाकी स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है कि अगर वो जागृत अवस्था में है तो वो हर बार कुछ ना कुछ नया करेगा, हर बार। और बच्चों का स्वभाव ये है, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट सुना सुना सा है मेरे, कहाँ आता है? उसके तो अवशेष ढूंढेंगे अपन प्रागैतिहासिक काल में, कहाँ है वो? नहीं जा नहीं रहे तुम उसके अलग से क्लास लेने, क्यों? सिलेक्शन का आधार ही वो है। यहाँ क्या है? लक्ष्मी जी क्या कह रहे हो? आए नहीं? ये बात किसी ने तुमको पहले कही थी? लेकिन अपन तो क्या है कि वो राजस्थानी में कहावत है ना, ठोकर खाकर ही ठाकर बनेगा, है ना कि नहीं। इसका कुलवंत का क्या करें जो साइकोलॉजी का स्पेशल टेस्ट देने जा रहा था, हैं? सुषमा का क्या करें जो मतलब मिडेवल इंडिया की क्लास ड्रॉप करके, और अरे फीस बाढ़ में गई, ये 5,000 रुपए, तीन मतलब 1.5 साल आगे चला गया सिलेक्शन, 5,000 रुपये 5 अठन्नियों के चक्कर में। अगर मिडिल पढ़ लिया होता तो केवल 3 सेगमेंट सिलेक्शन हो जाता अपना। तुम यही तो नहीं समझते हो कि तुमको जीवन और पैसे में से जब किसी एक को चुनना होता है तो तुम पैसा चुनते हो कि यार पता नहीं पैसे, फिर पैसे मिले ना मिले, जीवन तो क्या है, दोबारा मिल जाएगा। नहीं, फालतू में मुझे कहने का मौका देते हो, तो ऐसे वाहियात हरकतें मत किया करो, कितनी भी बरसात हो शूज पहनकर आना है, हाँ ठीक है। तो इसका नवपाषाण का पहला प्रयोग किया किसने? थॉमसन ने। पहला प्रयोग किसने किया? थॉमसन ने। और इसे अब जिन्होंने भाई कई सालों से नहीं लिखा है, जिनकी राइटिंग स्किल ऐसे है कि अपन स्लो लिखते हैं वो साथ साथ लिखना शुरू कर दें। नहीं, जिनको पता है कि अपन थोड़ा सा स्लो लिखते हैं वो साथ साथ लिख लें, बाकी मेरे लिखने के बाद लिख लें, है ना। ये जो प्रोसेस है, मेथड है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, मतलब लगभग 10 साल होने वाले हैं मुझे टीचिंग कराते हुए, तब से मैं इम्प्लीमेंटेशन में हूँ इसमें कि मुझे ये आ जाए। इतने सालों से माथा फोड़ी कर रहा हूँ मैं, और अभी भी 100% नहीं हो पाया है ये। जीएस पढ़ाना बहुत आसान है, 4 लाइन है, और ऑप्शनल पढ़ाना बहुत आसान है, बहुत टिपिकल है, तो उसको आसान बनाया है हमने। और ये सिलेक्शन ओरिएंटल मेथड है, नहीं ये स्कूल लेक्चर का कोर्स करवाने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं, और लोग तो जैसे तैसे मर पड़ के जिंदगी में एक ही बार कोर्स करा पाए हैं, 5 साल लगा के एक बार जैसे तैसे रिकॉर्ड कर लिया कि चलो अब हो गया, अब अपन फुल मोटिवेट करके देखेंगे दुनिया को। यहाँ हम साल में 10 से 15 बैच करा रहे हैं, तो थोड़ा इसमें सहयोग करो आप क्या है वो नीरस, उबाऊ, थकाऊ, घिसे पिटे मेथड के आदि हो ना, ओल्ड स्कूल मेथड जिसको कहता हूं मैं, नहीं ये एआई वाला मेथड है, ठीक है ना, थोड़ा सा दिक्कत देगा आपको। और इस मेथड से मैं एंशिएंट इंडिया मरते गिरते 1 महीने में करा पाऊंगा, इस मेथड से भी, इस मेथड से भी 30 से 35 क्लासें लगेंगी। और अगर वो ओल्ड स्कूल वाला मेथड हो तो कितनी लगेंगी आप अंदाजा करके देख लो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कम से कम 3 से मल्टीपल कर दो, और फिर होल सिलेबस को मल्टीप्लाई कर दो, और फिर उस पर डेथ वारंट पे साइन कर दो कि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, इस बार तो केवल कोर्स होगा। आपने या आपके साथियों ने ये प्रैक्टिकल कर रखा होगा ना कि पहले दिन आनंद बहुत आया। तुम्हारा एक और दिक्कत है, तुमको क्लास में मजा चाहिए, जो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, नहीं। तो मैं सिलेबस को हमेशा 100 कंपोनेंट, 100 टॉपिक्स कहता हूँ, 100 टॉपिक, उसमें आप पता नहीं लगा पाओगे कि कौन सा कम पढ़ाया है और कौन सा ज़्यादा पढ़ाया है, सभी एक जैसे ही पढ़ाए जाएंगे पहली दिन से आखिरी दिन तक। ऐसा होता नहीं है कि हम अगर बैच में 10 एडमिशन लें तो आखिरी दिन 9 रह जाएं। कोई अगर इमरजेंसी में जाएगा भी तो कह के जाएगा कि सर मेरे से गलती हो रही है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इसमें थोड़ा साथ चलो, तकलीफ तो आएगी,
तकलीफ क्यों आएगी? क्योंकि ये फास्ट चलेगा ना, और आपको घर पढ़ने के लिए मजबूर कर देगा। और आप क्या हो, आप मेरे में एक ही तो बात कॉमन है कि अपन दोनों टालने में माहिर हैं। कल कल करते हैं ना ये कल मत करो, कल मत करो। हमने जिनको भी पढ़ाया आज तक, जिनको भी पढ़ाया, उन सबको पता है कि इस कॉपी में क्या जान है। वो मैं कहता भी नहीं हूँ मैं सिलेक्शन करा दूंगा, सिलेक्शन तो आप खुद ही करोगे अपना। हम तो आपको गाइड कर सकते हैं कि ये रास्ता आपको वहाँ टाइगर की गुफा तक, है ना, स्पिनोजा कहता है ना, शेर की मांद तक लेके जाएगा। तो वहाँ शेर की मांद तक पहुँचा देंगे मुस्कान हम आपको। बाकी पढ़ना नहीं पढ़ना तो आपका ही काम है। और फिर सिलेक्शन एक और बात पर डिपेंड है, आपके पिछले जीवन के कर्म कैसे थे। ये पढ़ाई से अलग बात और है एक, पढ़ाई प्लस आपने पिछले जीवन में क्या कर रखा है। क्योंकि वो 3 घंटे तय करेंगे, एग्जाम हॉल के 3 घंटे तय करेंगे। और वो 3 घंटे कौन तय करेगा? या खुदा, ठीक है ना ईश्वर तय करेगा। इसलिए हमेशा थैंकफुल रहो कि, और अपना क्रेडिट दूसरे को दो, दूसरे को दो। अब यहाँ कम्युनिस्ट बैठे हैं कई सारे, वो कहेंगे कि ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है ना भाई, वो धर्म की बात नहीं करते। और क्लास में हमेशा टाइम पे आना है, ऑलवेज। लेट आने का अधिकार केवल, नहीं मेरे पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है, सबको टाइम पर आना है। तो नवपाषाण काल का पहला प्रयोग किसने किया? अब जिनको अभी मैंने पढ़ाया, देखो उनको कितनी सारी चीजें नहीं मिलेगी, ये तो जस्ट कल ही पढ़ाया है ना, अभी देख लेना आप। ये मेरी विशेषता है, इसलिए मैं कहता हूं बुद्धिमान लोगों को मेंटली फ्री रहना पड़ता है। अगर वो मेंटली स्ट्रेस में आ जाएंगे तो काम खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम कोई भी वजन लेके मत चलो, बाहर ढोने वाले आप गधे थोड़ी हो। नहीं, अपने को तो नॉलेज का ही बाहर ढोना है, और उसके लिए अपने को मेंटल पीस चाहिए। और आप इस मेंटल पीस को सबसे पहले दांव पे लगा देते हो, चलते फिरते, मतलब किसी से लड़ लेते हो, जबकि लड़ाई को टालो। जहां तक हो सके जंग को टालना ही चाहिए। तो नवपाषाण का शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? लेकिन जॉन लुबाक ने इसे नियोलिथिक कहा। अपन इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जॉन लुबाक ने इसे नियोलिथिक कहा। यही है। और गॉर्डन चाइल्ड ने इसे नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कहा। गॉर्डन चाइल्ड ने क्या कहा? ये गॉर्डन चाइल्ड की जो थ्योरी है, ये गलत साबित हो गई है कि ये कोई वो नहीं था, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन नहीं था, बल्कि ये तो ग्रेजुअली डेवलपमेंट था। ये तो क्रमागत विकास था, जो प्रक्रिया सदियों से निम्न पुरापाषाण काल से, लोअर पेलोलिथिक एज से, हंटिंग और गैदरिंग से चली आ रही थी, वो प्रक्रिया यहाँ आके और फूड प्रोड्यूसर में चेंज हो गई। तो ये कोई नवपाषाणिक क्रांति नहीं है। और भारत में नवपाषाण काल का आरंभ कब हुआ है? 7000 ईसा पूर्व में। और कहाँ से मिला पहला प्रमाण? मेहरगढ़ से। क्या मिला वहां से? खेती का पहला प्रमाण। थैंक यू बोलो ईश्वर को कि केवल भारत का ही नियोलिथिक, केवल भारत का ही स्टोन एज है। अगर दुनिया का हो जाता तो भारी पड़ जाता मामला, पूरी हिस्ट्री वन साइड और ये अकेला टॉपिक वन साइड। तो बहुत छोटा सा मामला है जिसको आप मतलब नेग्लेक्ट कर देते हो कि क्या है। अब इसकी जो विशेषताओं की बात करें ना, इसकी एक सिंपल सी विशेषता है, दो, उसको आप याद कर लो केवल। एक तो इसका क्या है, विलेज सेटलमेंट है, स्थायी आवास। क्या है इसका? स्थायी आवास है। और इसकी दूसरी विशेषता है फूड प्रोडक्शन। अपन कहते हैं ना, कृषि, पशुपालन और स्थायी आवास।
इन विशेषताओं की बात अपन ने कर ली थी ना कल, अरे अपन ने एक बार ड्राफ्टिंग कर ली थी ना पूरे कालखंड की। कृषि, पशुपालन और स्थायी आवास किस युग की विशेषता है? तो फूड प्रोडक्शन और विलेज सेटलमेंट, ये दोनों मुख्य विशेषताएं किस काल की? नियोलिथिक एज की। अब एक और विशेषता है यहां, पत्थरों को घिसना और उन पर पॉलिश करना। औजारों को घिसना और उन पर पॉलिश करना, ठीक है। और यहाँ की तीसरी विशेषता जो अपन पीछे बात कर चुके हैं, क्या? पहिया का आविष्कार। पहिया से क्या बना? पुल कार्ट बन गया, पॉटरी बन गई, व्हील आ गया। दीदी कहें नजदीकी लोग सबसे पहले वो वैसे रहते हैं कि मतलब यस्टरडे टुमारो, तो उसके बताया है। ये बात तो कल बतानी चाहिए थी ना, बेचारे भूखे प्यास। अब क्यों बता रही हो? इतने पैसे बचाने के आदी हैं ये बच्चे, पैसे बचा रहे हैं बस। तो पैसे ही तो बचा रहे हैं। नहीं, क्या करेगी पैसे बचा के साक्षी? हैं? और फिर वो हाइलक्स लाके सबसे पहले इनको टक्कर मारेगी है ऐसे? तो टीचर वन प्रोफेसर, ये वो लेके आऊंगी अल्टो वैगनोर, है ना। ऐसी बातें करती है बेंकी बेगी। कौन सी? ये हुई ना बात। BMW M5 सवा करोड़ की आएगी, 1.5 करोड़ के आसपास आएगी ना। तो इसकी सैलरी आएगी 2 लाख। हाँ, अरे अब ये करिए, हाँ 40,000 मिलेंगी क्या? लो ये पूरा हिसाब किताब है, सैलरी मिलेगी 40,000, और उसकी उसकी घर वाले 50 लाख डाउन पेमेंट दे देंगे, मान लिया 1 करोड़ की EMI आएगी 2 लाख, है ना। EMI कितनी आएगी? 2 लाख। तो हर महीने लोन लेगी कितना? हाँ, और लाख रुपए 1.5 लाख में सर्विस होएगी। तेरी सैलरी तो मतलब पेट्रोल भराने में चली जाएगी। हाँ हाँ। अरे अब डिमोटिवेट मत करो बच्ची को यार, ठीक है। वो X7 ले गया 2.5 करोड़ वाली, वो बहुत अच्छी कार है। अब देखो नई विशेषता देखो, बढ़िया है, सपने बड़े होने चाहिए, अच्छी बात है। अब लिया ना हमने, कह तो दिया, ऐसे बुरा मान गई उसने, मुंह उतार लिया कि अच्छा तो फिर कैंसिल कर दूं क्या? ये तो पता है आपको, जो पता है उसमें जो सवाल बनेंगे फिर आप वहां, अब जैसे साक्षी ने मुंह लटका लिया अभी, अब उसमें जब वो आपसे पूछे कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और उसमें एक विशेषता आ जाए कि नियोलिथिक जो होमोसेपियंस था उसने सीढ़ी बनाना सीख लिया था, ऊपर चढ़ने के लिए क्या? आपको गलत है, ये तो हटा दोगे ना तुरंत, ये विशेषता है उसकी।
उसने सीढ़ी बनाना भी सीख लिया था। और उसने नदी नाले पार करने के लिए नाव बनाई। सीढ़ी बनाना सीख लिया और उसने नाव बनाना सीख लिया। अब जब वो फसल उगाएगा, फूड प्रोडक्शन करना सीख गया, तो फसल को काटेगा, तो काटने का कोई औजार बनाएगा। तो उसने पीछे मैंने आपको कहा था कंपोजिट औजारों में हार्वेस्टर बनाया था ना, कंपोजिट औजारों में हार्वेस्टर बनाया था ना। हार्वेस्टर हिंदी में दरांती, फसल काटने के लिए दरांती। दरांती होती है हार्वेस्टर। फसल काटने के लिए दरांती, दरांती क्या होती है? हार्वेस्टर। अब क्योंकि ये विशेषताएं अपने को पता नहीं है, अपन सवाल गलत करते और नेगेटिव और ले बैठते, इसलिए। अब अपन कहते हैं कि जो कपास है वो भारतीयों की देन है और यूनानियों ने इसे सिंडन कहा। तो कपास के बीज मिले हैं अपने को मेहरगढ़ से। कपास के बीज कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। तो चरखा चरखा का भी अवशेष प्रमाण मिले हैं, तकली के भी मिले हैं और कपास के बीज भी मिल गए। तो यानी कताई और बुनाई इन्होंने सीख ली थी, यहाँ से ही शुरू हो गई थी, मेहरगढ़ से ही। तो चरखा, तकली और करघा। कताई बुनाई, यहां आते आते उसने कपड़ा बुनना भी सीख लिया। ये सब कपड़े के ही तो हैं। कपड़ा तो बाद में बनाया है, पहले तो उसने जो पेड़ों के जो पत्ते थे उनको बुना था। तो स्पिनिंग जेनी सबसे पहले किस काल में आई है? नवपाषाण काल में। और इंग्लैंड में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? आर्ग्यूज ने। ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री में याद है, यहां क्यों पूछ लिया? बना दिया। तो नवपाषाण काल की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? नवपाषाण काल का प्राइम फीचर है फूड प्रोडक्शन और विलेज सेटलमेंट। ठीक है। अच्छा, अपन ने एनिमल हस्बेंड्री की बात की, पशुपालन की बात की। तो जब सबसे पहले जो उसने जानवर पालतू बनाया वो तो था कुत्ता, लेकिन उसने भेड़, बकरी, गाय, भैंस, सुअर, ये भी तो पालतू बनाए थे। तो पहला पालतू पशु तो कौन सा है? जंगली कुत्ता। और दूसरे? ठीक है। प्राइम प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको कि क्या? विलेज सेटलमेंट और फूड प्रोडक्ट। गैदरिंग और हंटिंग से जो नोमार्ड था वो क्या था? हंटर और गैदरिंग। यहां आते आते वो क्या हो गया है? फूड प्रोडक्शन और विलेज सेटलमेंट। बस इसमें हो जाएगा काम। औजार पे जैसे ये टॉपिक तामर पास, जैसे ही मैं आपको कैलकुलेटिक एज कंप्लीट कराऊंगा और अपने इंडस पे चलेंगे, मैं एक बार फिर से आपको मतलब पूरे काल के औजार बताऊंगा। और अगर मेरे को समय मिला ना तो मैं ये बताऊंगा कि औजार बने कैसे थे, औजार बनाने की टेक्नोलॉजी क्या थी, तकनीक। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करा दूंगा। ये इतिहास के सबसे टिपिकल टॉपिक घोषित कर रखे हैं लोगों ने, और आप इनको पढ़ो, ये आपको एज दिलाएंगे नहीं। अभी इस पेपर में आपको 100 सवाल क्यों आ रहे थे पहले राउंड में ही? क्योंकि वो जो टिपिकल और कोर टॉपिक हैं वो उस पर आपकी कमांड थी, और एग्जाम 2-5 सवाल पे ऊपर नीचे है, ज्यादा थोड़ी है। अब अपन इसकी विशेषताएं हो गई, अपन बात करेंगे किसकी? टूल्स की।
टूल्स, मैं आपसे क्यों कहता हूँ कि आप पीएचडी में कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं, कहीं भी और आपसे कोई इंटरव्यू लेता है, तो आप सबसे पहले पढ़ाओगे क्या? स्टोन एज या पढ़ाओ साउथ इंडिया, ठीक है ना? तो सबका हाथ यहाँ पे थोड़ा तंग रहता है। इस काल का जो औजार है वो क्या है? टाइट, सेल्ट, कामर वाला सेल्ट, ये। और इसमें क्या है? एक्स, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी और वसूला। ये जो पहला जो कुठार है, ये ले मसूरिया ने खोजा। वहां पर रायचूर में। अब आपके पास तीन चीजें हो गई। पहला पाषाण औजार लिंग सुगूर में किसने खोजा? पहला टूल जो खोजा वो डॉक्टर प्राइम रोज ने लिंग सुगूर में खोजा। जो पहला हेंडेक्स है वो रॉबर्ट बुरुसफुट ने पलवरम में खोजा। क्लियर? और जो पहला जो ये कुठार है सेल्ट, ये ले मसूरी ने खोजा। कहां पर? और ये पहले माइक्रोलिथ औजार किसने खोजे? एसीएल कार्लाइल ने। कहां पर? सोवानी घाट में, ठीक है ना? फलक संस्कृति का प्रारूप स्थूल क्या है? किसने कहा? तो ये पहले फ्लैक औजार एचडी साकलिया ने खोजे, ठीक है ना? ऑलमोस्ट सारी बात पता है आपको, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता है। और जो आपको पता नहीं है उसे भूलो और आगे बढ़ो। जो आपको पता नहीं है इसका मतलब वो मुझे पता नहीं है। और पूरे पेपर में ये 10 से 12 सवाल है जो मुझे पता नहीं है। इसलिए क्लास में अगर रेगुलर आके अटेंड करोगे सेशन और घर जाके उसको रीडिंग करोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल खूब रहेगा, ऐसी कोई समस्या आएगी नहीं, ठीक है? इसका मतलब अब ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि बच्चे इस पर नेगेटिव करेंगे। अब आप ऐसे पूरे पेपर में 50 सवाल आपको नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी में कहीं एरर है, प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं एरर है। मैं केवल 10 सवाल की बात कर रहा हूँ 150 में से। 10% से भी कम हो गया, 7-8% बैठता है फिर। अब यहां पे एक बात और कहनी थी मुझे आपको। वो तक्षणी क्या होती है? यूरिन। कह रहे हैं तक्षणी छेनी होती है यूरिन, ठीक है? अब ये सही में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चे। इसके लिए एक शब्द और आता है, डिजेल। ये ऑप्शन में ही नहीं आएगा, सिर्फ पकड़ लोगे तुम, है ना? और इसको हिंदी में बोलते हैं रूखानी। रूखानी, हाँ, रूखानी, रूखानी, है ना? तो भवानी जी, तो आपके पेलियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज कुछ पल्ले पड़ा? थोड़ा बहुत पड़ गया? घर जाके पढ़ाई किया आपने उसकी? फिर ठीक है, फिर तो हो जाता है। ये मैंने कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और क्या पता नहीं पढ़े। लंबे भाई, अपन तो 15 साल जॉब करने के बाद पढ़ रहे हैं। फिर तो इनको बाकियों को सीखना चाहिए ना आपसे, बच्चों को। तो जो ब्यूरिन है ये हो सकता है कि वो ऑप्शन में आए ही नहीं और आप कह दो कि एक सवाल तो डिलीट होएगा। जेल तक्षणी हो सकता है ऑप्शन में नहीं आए, क्या आ जाए? रुखानी। ये तो औजार का नाम ही नहीं सुना हमने, ये कहां से आ गया? तो लोअर पेलियोलिथिक एज के जो उपकरण थे वो थे कोर, और मिडिल पेलियोलिथिक एज के उपकरण थे फ्लैक औजार, और अपर पेलियोलिथिक एज वाले थे चकमक पत्थर। और यहाँ का मुख्य टूल क्या था? ब्लेड, ब्लेड। और मेसोलिथिक एज के टूल कैसे थे? सर्वप्रथम किस कालखंड में कंपोजिट टूल्स आए?
माइक्रोलिथ औजार क्या हैं? कंपोजिट औजार। अब जो औजार ही इतना सा है उसका आप स्वतंत्र उपयोग कर ही नहीं सकते, उसे तो आप किसी के साथ मिला के इस्तेमाल। माइक्रोलिथ औजारों की एक बड़ी दिक्कत यह थी कि इनका स्वतंत्र इस्तेमाल नहीं हो सकता था, इनका इस्तेमाल किसी दूसरे औजार के साथ था। ठीक है। और ये सेल्ट किस काल का औजार है? नवपाषाण काल का। अब यहां पे एक मुख्य बात है, जो ये जो नवपाषाण काल की साइट है ना, इनको मुख्य क्षेत्रों में बांट रखा है। पहले तो अपन डायरेक्ट साइट पढ़ लेते थे, यहां पे क्या बांट रखा है? अलग अलग क्षेत्र बांट रखे हैं, जियोग्राफिकल जो एरियाज हैं उनको डिवाइड कर रखा है, और ऐसे टोटल 6 क्षेत्र बता रखे हैं। नवपाषाण काल की साइट को मुख्य तौर पे कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 6 रीजन। इसमें पहला है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जैसे पाकिस्तान में, जैसे मैंने गलत लिखा पाकिस्तान मेहरगढ़, मेहरगढ़ तो बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान वाले तो कहते हैं हम तो अलग ही देश हैं। कोई बात नहीं, थोड़े दिनों की बात है। नहीं, फिर अपन सब अपनी अपनी बाइक लेके और कहाँ चलेंगे? हिंगलाज माता के चलेंगे बलूचिस्तान। शक्तिपीठ में सबसे बड़ी शक्तिपीठ कौन सी है? हिंगलाज माता। इसलिए कम से कम बलूचिस्तान तो अपने पास होना ही चाहिए। तो नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है इसमें मेहरगढ़ और अदर साइट्स आती हैं, और दूसरा है नॉर्दर्न साइट, उत्तरी क्षेत्र, इसमें क्या है? कश्मीर। कश्मीर। और दो अपने यहीं पर हैं, एक तो मध्य गंगा है, एक तो मध्य भारत वाला क्षेत्र है, और एक मध्य गंगा का क्षेत्र है। और कुछ भी अलग नहीं है, जो वैसे बता रखा है उसको दूसरे टाइप से बता रहा हूं मैं। जो अपन ने पढ़ रखा है ना, बातें वही हैं सारी, बस उसको दूसरे टाइप अलग है। मध्य भारत में जो क्षेत्र है वो है अपने विंध्याचल और प्रयागराज, यानी गंगा और सोन नदी के बीच का क्षेत्र। विंध्याचल और प्रयागराज। विंध्याचल तो अपने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में है, जॉइंट में है। तो प्रयागराज तो इलाहाबाद का नाम अब क्या है? प्रयागराज है। तो ये गंगा और सोन नदी के बीच का क्षेत्र है पूरा। गंगा और सोन नदी के बीच। ये जो मैं स्टडी करवा रहा हूं आपको, इसमें एक समस्या है जिस पे आपको आपका ध्यान नहीं है। समस्या ये है इसमें कि ये याद नहीं रहेगा। इतना ज्यादा हम याद कैसे रखेंगे? हमको जीके जीएस टाइप का ही तो याद रहता है। तो जब इसे अपन मल्टीपल टाइम याद करेंगे, क्लास में बार बार पूछेंगे, बार बार बताएंगे, इसका टेस्ट देंगे, इसका टेस्ट सोल्यूशन करेंगे, तब ये याद होएगा। तभी याद होएगा ये। नहीं, आपको ये फर्स्ट टाइम में आपकी गलतफहमी पैदा हो जाएगी कि अपने याद है। ये सिर्फ गलतफहमी है। नहीं, अभी जैसे कई आदमियों ने गलतफहमी पाल ली थी कि हम सरकार का तख्ता पलट कर देंगे। और है मध्य गंगा का क्षेत्र। 4 हो गए, और 2 आप जानते ही हो।
पूर्वी भारत और पूर्वी भारत में क्या आएगा? कौन कौन से राज्य आएंगे? हैं? बंगाल, असम, उड़ीसा। बिहार क्यों नहीं आया पूर्वी भारत में? बोलो। अरे मध्य गंगा में आ गया ना बिहार। बिहारी बाबू किधर आ गए? मध्य गंगा में आ गए ना। प्रायद्वीपीय भारत अथवा दक्षिण भारत, इसमें कर्नाटक आएगा, तमिलनाडु आएगा और आंध्र प्रदेश आएगा। पूछ लिया यूजीसी नेट में कि नरसापुर कहाँ है? वन लाइन बोल्ड कर दिया डायरेक्ट, एक ही लाइन में फिनिश कर दिए। कौन सा, क्या था सवाल, क्या था? नरसापुर, कुछ तो दिया होगा आगे और प्रागैतिहासिक स्थल, कुछ ना कुछ ऐसे दिया होगा, कुछ तो दिया होगा, है ना? तो ये अपन जो नियोलिथिक एज है, इसे टोटल अपन कितने सेक्टर में डिवाइड कर रखा है? इसमें पहला जो सेक्टर है वो कौन सा है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो नंबर 1 है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। चेंज कर दूं? नोट कर लिया सबने? और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अपने पास जिस साइट का अपन पढ़ते हैं वो कौन सी साइट है? मेहरगढ़। कहाँ है? बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान अभी जब मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ तब तक तो कहाँ है? अगले पल का पता नहीं है, कहीं क्लास पूरी हो पता चले कि बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क। हाँ, इतना सही फासला है। और आज़ादी के बाद वो सबसे पहली घोषणा क्या करेगा? भारतीयों के लिए फ्री वीजा। क्या नहीं? नहीं करे तो अपने हाल पर है, अपने को क्या जरूरत है? अपन अपनी मस्ती में वैसे ही मस्त है। बोझ है अपने ऊपर तो। अपन तो साल के अपने को लाख 2 लाख करोड़ रुपए देने, मतलब 1000 10 हजार करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, 10 20 हजार करोड़ रुपए देना पड़ेगा ना इतना ग्रांट तो। मालदीव की और गलत फहमी थी। अब अपने पास तो पैसे नहीं है, लेकिन अपने को बात तो भरना पड़ता है ना। मना कर, वही बात भर रहे हैं इनका। नहीं नहीं, 11 हजार क्यों भर दे? 11 करोड़ देंगे। पूरे पूरे 50 गाड़ियां लेके जाएंगे, अगले दिन अखबार में आएगी। चल रहा है ना आजकल, मारवाड़ में चरम पे है स्थिति। नहीं, उधार लेके देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। सवार्क ने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, है ना प्रियंका? भाई अब जैसे घर वालों को पता है, अभी इस सागर की बात का जवाब दे देता हूँ। घर वालों को पता है कि तुम्हारे ऊपर जो भी पैसे लगा रहे हैं वो सब वेस्ट ही है, लेकिन लगा रहे हैं ना, क्या मना कर रहे हैं? तो क्या बंद कर देना चाहिए उनको? ऐसे इंडिया की सिचुएशन है, पता है मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, ये बोझ हैं, है ना? पर फिर भी अभी वो मालदीव थोड़े दिन के लिए उधर चला गया था, अब रोक दे के बुलाना पड़ा है ना, और वो भी उसके उसके इंडिपेंडेंट डे के दिन। फिर तो ऐसे समझो तुम यार, ऐसे
अब तो परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। हाँ भाई, अपन घर वाले, अपने को घर वाले वहां से यहाँ भेज दिए कोटा से जयपुर, और अपन यहाँ दूध में चौकोस मिला के और सो रहे हैं, नहीं, ठीक है। अरे मेरे को सब पता रहता है। तो ये जो मेहरगढ़ है, इसका उत्खनन की, इसकी खोज उत्खनन की थी JF जारिज ने, JF जारिज द्वारा उत्खनन। मेहरगढ़ में उत्खनन किसने किया? JF जारिज ने। अब यहां से बहुत सारी चीजें मिली हैं, देखो इसमें से आप दो चार ही जानते हो। यहां से जो मिला है, एक तो आप जानते ही हो, किसी का प्राचीनतम प्रमाण मिला है ना। मानव ने जो पहली फसल उगाई वो क्या थी? गेहूं और जौ, यही है। अब मानव ने जो उगाया था ना, कैसे सीखा? ये गेहूं जो था ये प्राकृतिक तौर पे उगता था, तो उसने देख लिया, और उस प्राकृतिक, जैसे आग सबसे पहले जो जली वो पता नहीं कैसे जली, लेकिन लंबे समय तक उसने आग की रक्षा की कि यार ये बुझनी नहीं चाहिए, और अगर ये आग बुझ गई तो पता नहीं फिर कैसे जलेगी, तो बहुत बाद में उसने जलाना सीख लिया। ऐसे ही गेहूं जो था वो प्राकृतिक तौर पे उगा था, उसने फिर उसकी रक्षा की जानवरों से। तो आज भी हम गांव में जब पौधा लगाते हैं तो उसकी रक्षा करते हैं कैसे? तार तो अब आया है, तार है ही नहीं यार, प्रागैतिहासिक काल में हो। तो गांव वाले आज भी जब पौधा लगाते हैं तो उसकी तरफ चारों ओर जो बाड़ाबंदी करते हो, कहीं से करते हैं? या तो पत्थरों से या लकड़ी से, कंटीले कंटीले झाड़ वगैरह लगा के। ये अपने खून में है, अपने दादाजी सिखा के गए हैं अपने को, होमोसेपियंस। बहुत सारी चीजें। अभी जब इंडस पढ़ेंगे अपन, तो वहां अपन जब घर बनाएंगे तो गांव में कोई भी आदमी वैसा घर क्यों बनाता है? क्योंकि इंडस के लोगों ने वैसा घर बनाया। फिर कैसे कह देते हैं हम कि भाई सभ्यता समाप्त हो गई है? अरे सभ्यता कभी समाप्त नहीं होती, उसकी कुछ चीजें बाद के लोगों द्वारा फॉलो की जाती हैं, इसे बोलते हैं सभ्यता की उत्तरजीवितता। तो खेती का पहला प्रमाण कहां से मिला है? मेहरगढ़ से। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि भारत का जो नियोलिथिक एज है वो 7000 ईसा पूर्व का है, और दुनिया का जो नियोलिथिक एज है वो, फर्क है ना। अब मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का, तो मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का रोटी का टोकरा कहते हैं। अब यहां से बाकी जो और चीजें मिली हैं वो, एक तो दक्षिण एशिया में जल भैंस पालने का प्राचीनतम प्रमाण यहीं से मिला है। हाँ जलपरी सुना है तो जल भैंस आ गई। अरे सारी भैंसें जल भैंस ही होती है यार, ऐसी बातें करते हुए। तभी तो मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत गांव जाया करो, और गांव में जो तुम्हारी हवेली है उसे खंडर मत होने दो, टाइम टाइम पे जाके उसकी डेंटिंग पेंटिंग करवाओ। और कपास के बीज का दुनिया में पहला प्रमाण मिला है। कपास के बीज का दुनिया में पहला प्रमाण, वहीं से तो पता चलता है। अरे इससे ही तो पता चला है कि वस्त्र बुन रहे थे, चरखा, तकली और करघा। और हाथी दांत की कलाकारी का भी दुनिया में पहला प्रमाण।
मतलब हाथी के दांत में छेद मिला है। तो जल भैंस का दक्षिण एशिया में पहला प्रमाण, कपास के बीज का दुनिया में पहला प्रमाण, हाथी दांत की कलाकारी का दुनिया में पहला प्रमाण, और इस पर चाक पर मानव और पेड़ पौधों के चित्र वाले बर्तन मिले हैं। चाक पर मानव और पेड़ पौधों के चित्र वाले बर्तन भी मिले हैं। तो पता चल गया मेरगढ़ कितने कारणों से इंपॉर्टेंट है। केवल फसल के लिए ही, कृषि के पहले प्रमाण के तौर पर ही नहीं है। जल भैंस का दक्षिण एशिया का पहला प्रमाण, कपास के बीज का दुनिया में पहला प्रमाण, हाथी दांत पर कारीगरी का दुनिया में पहला प्रमाण, चाक पर मानव और पेड़ पौधों के चित्र वाले बर्तन मिले हैं। अब चलते हैं उत्तरी क्षेत्र। ये तो कौन सा क्षेत्र हो गया? उत्तर पश्चिमी। अरे सब लोगों ने नोट कर लिया ना, कोई पीछे थोड़ी है। सबने? पीयूष, शेखर, विपिन, तो कमल याद करके आए क्या? अरे बोल। तो इसमें पहला है कश्मीर। नंबर 1 क्या है? कश्मीर। और कश्मीर में अपने पास क्या है? बुरजोम और गुफराल। और दूसरा है अपने पास लद्दाख। लद्दाख में क्या है? कियारी और गियक। लद्दाख में क्या है? कियारी और गियक। और हिमाचल प्रदेश में है रोर, बरोली। रोर, बरोली। पता नहीं मैंने कब ये गलत पढ़ लिया था, तो मेरे को हमेशा याद रहता है बरोर, इसका बे और इसका रो। तो ये रोर, बरोली, और तीसरा है देहरा, गोपीपुर। बरोर राजस्थान में है क्या? गंगानगर वाला? तो ये जो उत्तरी क्षेत्र है नवपाषाण काल के, नियोलिथिक एज के जो नॉर्दर्न साइड्स हैं, इसमें कश्मीर से जो अपने को मिले हैं, इनकी कुछ विशेषताएं हैं जो बाकी जगह मैच नहीं करती हैं। कश्मीर से जो अपने को ये बुरजोम और गुफराल 2 साइट मिली हैं, ये करेवा साइट है। करेवा समझते हो? झील की तलहटी में। पहले यहाँ विशाल सागर रहे होंगे, या झील का बहुत बड़ा आकार रहा होगा, आज वो सुकड़ के छोटे से हो गए हैं। तो वो झेलम ही है, झेलम नदी। तो वहाँ कभी ये बड़ा समुद्र रहा होगा, जो आज वो छोटी छोटी झील हैं। तो ये इसको बोलते हैं करेवा स्थल। क्या बोलते हैं? करेवा। करेवा यानी एक तो इन्होंने बनाए हैं क्या? गर्तावास। गड्ढा खोद के रहते थे,
और उसे ऊपर से घास फूस से ढक लेते थे। अब इन्होंने ये क्या बोलते हैं, पिट हाउसिंग, ये गड्ढे के घर क्यों बनाए? ये इसलिए बनाए कि अब ये तो पता नहीं है कि इसमें ये रहते होंगे, हो सकता है ये पानी स्टोर करते होंगे, अरे ठंड बहुत है ना वहाँ, पानी स्टोर करते होंगे, या फिर हो सकता है कि आग जलाते होंगे, या फिर हो सकता है कि अपने वस्तुओं का भंडार करते होंगे, या फिर अनाज का भंडार करते होंगे। ये सब पॉसिबिलिटी हैं, ऐसे पुख्ता फुल प्रूफ बात नहीं है कोई भी कि ये करते होंगे, ये सब पॉसिबिलिटी हैं। और दूसरी विशेषता यहाँ की क्या है, कश्मीर के नियोलिथिक साइट से माइक्रोलिथ औजारों का अभाव है, माइक्रोलिथ टूल नहीं मिले, और कृषि जो है वो इनका सेकेंडरी पेशा था। ये अभी भी क्या है, शिकारी, ये पशुपालन कर रहे हैं और मछली पकड़ रहे हैं। और इनके जब माइक्रोलिथ नहीं है तो क्या है, पत्थर और हड्डियों के औजार। क्योंकि अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे औजार अपने छोटे होते जा रहे थे, तो औजार अपने छोटे होते जा रहे थे तो फिर छोटे जानवरों का ही शिकार करेंगे। तो ये क्या पकड़ रहे थे, मछली। कृषि से परिचित नहीं थे। खेती से परिचित नहीं थे। अब यहाँ ये बातें आपको पहले से पता है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। जो बात है कि कश्मीर से जो गर्ता आवास मिले हैं, पिट हाउसिंग मिले हैं, इनकी साइज क्या है, क्वेश्चन ये है। तो ये वृत्ताकार हैं, आयताकार हैं और वर्गाकार हैं। गर्तावास कैसे हैं, जो पढ़ रखा है आपने, जो आप जानते हो उसी में से सवाल पूछेंगे, फिर कहोगे कि यार। कश्मीर से पहला सवाल तो यही है कि गर्तावास कहाँ से मिले हैं। बुर्ज और गुफराल की जो साइट है वो गर्तावास दिखाती हैं। और जो गर्तावास है इनकी साइज कैसी है, नहीं, वर्गाकार है, वृत्ताकार है और आयताकार, यानी स्क्वायर भी है, सर्कुलर भी है और रेक्टेंगुलर भी। एक यहां से जो बर्तन मिले हैं उनमें बहुत ज्यादा विविधता है। अरे इतने परेशान क्यों रहते हो, ये पूछ रखा है ये, और वो भी यूजीसी में। कियारी और गियक नवपाषाणिक स्थल कहाँ से मिले हैं। और अभी आपके सामने टी नरसापुर पूछा ही। हम जो असीम ऊर्जा लगाते हैं पढ़ने में इतनी ज़्यादा, वो अगर सही डायरेक्शन में हो तो बहुत इजी गोइंग काम है। स्टूडेंट के साथ एक ही समस्या है ना, बैलेंस स्टडी नहीं कर रहा वो। पिछली बार पढ़ रहे थे पहला पेपर, और लास्ट टाइम में आके कह रहे थे कि अब पढ़ लेते हैं सब्जेक्ट। और अब की बार भी वही गलती दोहरा रहे हैं कि पहला पेपर कर लेते हैं, पहला पेपर बहुत टिपिकल है, पता नहीं उसका होएगा कि नहीं होएगा, और सब्जेक्ट तो बाद में देख लेंगे। अरे महान विद्यार्थियों, सिलेक्शन करवाएगा आपका सब्जेक्ट। पहला पेपर तो आपको क्वालिफाई करवाएगा, आपको मेरिट में कौन लाएगा, आपका सब्जेक्ट ही लाएगा। अब इसमें यूजीसी नेट में जिन बच्चों का मतलब अटक गया है जीआरएफ, कईयों का नेट अटक जाता है, उनको सब्जेक्ट अटका रहा है कि पेपर फर्स्ट अटका रहा है, पेपर फर्स्ट अटका रहा है। अब जिसको सब्जेक्ट में बिल्कुल ही नहीं पता है वो तो कहेगा सब्जेक्ट ही अटक रहा है।
सब्जेक्ट में तो आप आराम से ले आओगे 60, 65, 70, 75, जितना ज़्यादा पढ़ते रहोगे उतने नंबर ले आओगे। पेपर फर्स्ट में आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, नंबर ला रहे हो 10 क्वेश्चन, बोलता हूँ मैं नंबर मतलब क्वेश्चन सही कर रहे हो 10, 12, 15, उसमें मिनिमम तो लाओ ने, 20-25 क्वेश्चन तो लेके आओ। और उसकी कोई कोचिंग नहीं करवा सकता आपको। हाँ, हमारे बहुत सारे मित्र यूट्यूब पे जरूर करवा रहे हैं, आप देख सकते हो। वो क्या है, जनरल अवेयरनेस, जनरल, उसमें बस एक टॉपिक है जो आपको जन्मजात नहीं आ रहा है, वो डीआई। कोशिश करो, माथा फोड़ी करो, आ जाएगा। अब जो कश्मीर से जो पॉटरी मिली है, जो अलग अलग टाइप की पॉटरी है, उसमें एक बर्तन हमको जो मिला है वो है कॉर्डिड वेयर। क्या मिला है? कॉर्डिड वेयर। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कॉर्डिड वेयर कहाँ से मिले हैं? कश्मीर से मिले हैं, मतलब बर्तन पर रस्सी के निशान है। कॉर्डिड वेयर किसको कहा इन्होंने? रदबांड पर रस्सी के निशान। तो अब इसकी साइट्स की बात करें तो अपने को यहाँ एक ही साइट मेनली देखनी है। गुफराल का मतलब तो क्या है? कुम्हार की गुफा। गुफराल का मीनिंग क्या है? और अपन अब पढ़ते हैं बुर्ज होम। बुर्ज होम का मतलब प्लेस ऑफ बर्ज। बुर्ज होम का मीनिंग क्या है? प्लेस ऑफ बर्ज, जन्म स्थान। किसका जन्म स्थान? बुर्जू वृक्ष का जन्म स्थान। ठीक है, तो ये खूब इंपॉर्टेंट है आपके बुर्ज होम। इसे 1935 में डी टेरा और पैटरसन ने खोजा। ईयर का कोई मीनिंग नहीं है। बुर्ज होम किसने खोजा? डी टेरा और पैटरसन ने खोजा। डी टेरा और पैटरसन ने खोजा। उन्होंने इस उत्खनन को खोज, इस स्थल को खोज तो लिया, लेकिन यहाँ इन्होंने खुदाई नहीं की और ये पता ही नहीं लगा पाया कि ये क्या है। 1971 में, 35 ईयर बाद, 1935 में खोजा है ना। और यहाँ पे खुदाई कब हुई है? 1971 में। और खुदाई की है टी.एन. खजांची ने। तब पता चला बुर्ज होम क्या है। तो टी.एन. खजांची ने जब इस साइट की खुदाई की तो यहाँ पे 4 लेयर मिले और इसका टाइम उन्होंने बताया 2920 ईसा पूर्व है बुर्ज होम। इंडस से भी प्राचीन है। और कितने लेयर तक उत्खनन हुआ? अब यहाँ से जो हमको मिला है वो बहुत बेहतरीन सामग्री मिली है। एक तो हमको मानव खोपड़ी में क्या मिला है? छेद मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जहाँ से हमको मानव खोपड़ी में कालीबंगा। और नवपाषाण काल का कौन सा स्थल है जहाँ से हमको मानव खोपड़ी में छेद मिला है? इनके पास जो ओटी था वो इन्होंने किसको बेच दिया? कालीबंगा के लोगों को। ठीक है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि कालीबंगा के लोग जब बीमार होते होंगे तो ऑपरेशन कराने कहाँ जाते होंगे? बुर्ज होम। नहीं जा सकते? बता नहीं रहे हो?
क्योंकि हड्डियों के औजार खूब सारा ज़्यादा मिले हैं तो एक यहाँ से पशु कब्रगाह मिली है, पशु कब्रगाह। और आपको पता ही है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? पालतू कुत्ते को अपने स्वामी के साथ ही दफना दिया। पशु कब्रिस्तान अपने को बुर्ज से मिला है, जैसे पालतू कुत्ते को उसके स्वामी के साथ दफना दिया। और दूसरा है 5 कुत्तों के साथ तो हिरण के एक सींग की वैल्यू कितने कुत्तों के बराबर थी? 5 कुत्तों के बराबर। हंस रहे हैं कि हाँ। अब देखो इसमें बुर्जोम में सबसे जो जरूरी बात है वो यहाँ से 2 चित्र मिले हैं, पत्थर पर हैं, गुफाओं में नहीं है। पत्थर लिख ही देता हूँ ना मैं। पत्थर पर 2 चित्र मिले हैं। इसमें पहला चित्र जो है वो है एक तो नुकुली छप्पर वाली झोंपड़ी। वो शेल्टर रॉक पेंटिंग नहीं है ये तो एक पत्थर मिला है, उस पे हैं 2 चित्र। और दूसरे चित्र में क्या है कि वो भाले और तीर से हिरण के शिकार करने का दृश्य है। तो जो न्यूलिथिक साइट है उसमें जो उत्तरी साइट है उसमें कश्मीर में बुर्जोम और गुफराल है। गुफराल का अर्थ है कुम्हार की गुफा और बुर्जोम का अर्थ है पैलेस ऑफ बर्च। कश्मीर से जो साइट्स मिली हैं ये करेवा साइट हैं, यानी झील की तलहटी में। और यहाँ जो औजार हैं वो माइक्रोलिथ उपकरण नहीं मिले हैं, बल्कि हड्डियों से बने औजार खूब ज़्यादा मिले हैं, इसलिए इसे अस्थि औजार उद्योग भी कहा गया है। यही है। और जो गर्तावास मिले हैं वो गर्तावास या तो क्या हैं, वर्गाकार हैं, स्क्वायर हैं, या सर्कुलर हैं, या फिर रेक्टेंगुलर हैं। यही है, आयताकार हैं, वर्गाकार हैं और वृत्ताकार हैं। फिर यहाँ के लोग खेती से परिचित नहीं थे, ये अभी भी क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। बुर्जोम को पैलेस ऑफ बर्च कहते हैं। यहाँ से मानव खोपड़ी में छेद मिला है और पशु कब्रिस्तान मिला है। पालतू कुत्ते को उसको स्वामी के साथ दफनाया गया है। और पत्थर पर 2 चित्र मिले हैं जिसमें भाले तीर से हिरण शिकार का दृश्य है और नुकुली छप्पर वाली झोंपड़ी है। ये आपकी अच्छा लद्दाख में कौन से वो मिले हैं अपने को, कियारी और कियक मिले हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं तो मध्य भारत और मध्य गंगा के क्षेत्र दोनों एक साथ। मध्य भारत और मध्य गंगा के क्षेत्र दोनों एक साथ हैं, इसमें इसी में आ जाएंगे सारे।
इसमें पहला है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में आपके ज़्यादा दिक्कतें आएगी नहीं। यहाँ आपके पास एक ही स्थल है, कौन सा? कुंजुन। और दूसरा है उत्तर प्रदेश, यहाँ लाइन लगा के हैं। कोल्डी हवा है, चौपानी मांडो है, और लहुरा देव है। कोल्डी हवा, चौपानी मांडव, और लहुरा देव। लहुरा देव, इन सब से क्या मिला है? चावल के ही साक्ष्य मिले हैं। कोल्डी हवा से 6000 वर्ष पुराने, चौपानी मांडो से भी धान के प्रमाण, और चौपानी मांडो से जो धान मिला है ना, ये जंगली धान है। कैसा है? ये प्राकृतिक तौर पर ही उगाया गया होगा, मानव ने नहीं उगाया, ये तो प्रकृति ने उगा दिया होगा। और चौपानी मांडो से ही मृद भांड इस्तेमाल के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। मृद भांड इस्तेमाल के प्राचीनतम प्रमाण। और लहुरा देव कहाँ है? संत कबीर नगर में, जिला है संत कबीर नगर। ये भी याद रखना है आपको, डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना है कहाँ है। लेटेस्ट है ना ये। और यहां से गंगा के मैदान में धान का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। और जल भैंस कहाँ से मिली है? हाँ, ये तो याद रहेगा इससे। और कपास के जले हुए बीज कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। किस कालखंड में मानव ने कपड़े बुनना सीख लिया होगा? नवपाषाण काल में। अच्छा, उत्तर प्रदेश के कौन कौन सी साइट्स हैं जहाँ से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं? ठीक है। और गंगा के मैदानों में ये चावल की खेती का पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? लहुरा देव से। गंगा के मैदान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? अरे थोड़े दिन रुको आप, मतलब चावल ही नहीं, खेती का पहला प्रमाण ही ये है। वो आपका जो है मेहरगढ़, वो तो 7000 का ही है ना? ये तो मेहरगढ़ से पहले का है। अब चौपानी मांडो है ना, ये वो पहला प्रमाण है जो हंटिंग और गैदरिंग मानव को विलेज सेटलमेंट के तौर पे दिखाता है। यानी जो पशुचारी जीवन था उसे व्यवस्थित कृषि परिवर्तन के रूप में दिखाता है। कौन सा? चौपानी मांडो। मानव पहले पशुचारी जीवन जीता था, बाद में वो
स्थायी जीवन जीने लगेगा। तो स्थायी जीवन का मतलब क्या है? वो फूड प्रोडक्शन कर रहा है। तो हंटिंग और गैदरिंग से फूड प्रोडक्शन यानी विलेज सेटलमेंट को दिखाने वाला पहला प्रमाण कहां से मिला है? चौपानी मांडो से मिला है। उत्तर प्रदेश में पहला कोल्डी हवा, दूसरा चौपानी मांडो, तीसरा लहुरा देव और फोर्थ है सिंदूरिया, ऑपरेशन सिंदूरिया। कियारी और गियक जो नवपाषाण नियोलिथिक साइट हैं कहाँ से मिली हैं? लद्दाख से। रट गए ये तो। और मधुमक्खी के आकार की झोपड़ी कहाँ से मिली है? चौपानी मांडो से। और गोलाकार झोपड़ियाँ कहाँ से मिली हैं? मगहरा। मगहरा। ये सबसे आसान सवाल है जब आपसे पूछा जाएगा कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है। कौन कौन से स्थल उत्तर प्रदेश में हैं? अब चलते हैं किधर? बिहार की ओर। बिहार। तो उत्तर प्रदेश में और बता देते हैं, कितने हो गए उत्तर प्रदेश में? और बता देते हैं। चेंज कर दूं क्या ये? अपन क्या पढ़ रहे हैं? मध्य गंगा के मैदान। तो मध्य गंगा में जो इसकी न्यूलिथिक साइट्स हैं उसमें एक तो मध्य प्रदेश से मिली है अपने को कुंजुन, और उत्तर प्रदेश में अपने को चावल की खेती के प्रमाण कोल्डी हवा, चौपानी मांडो और लहुरा देव से मिले हैं। इसमें मृद भांड इस्तेमाल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? चौपानी मांडो से मिला है। और गंगा के मैदानों में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? और पशुचारी जीवन से व्यवस्थित कृषि जीवन को दिखाने वाला पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? चौपानी मांडो से। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ना। नरहान, यह है सरयू नदी के किनारे। नरहान कहाँ पे है? सरयू नदी के किनारे। और इमली डिही, तो वहां कोई नदी तो नहीं है लेकिन कोई नाला टाइप का है, वो है कुआना। कुआना धारा के तट पर। और सोगरा तो जानते ही हो, किस लिए जानते हो? सोगरा किस लिए जानते हो? सोगरा से चंद्रगुप्त मौर्य का ताम्रपत्र मिला है ना। अरे माइस्तान तो वहां है आजकल बांग्लादेश में, और सोगरा कहाँ है? गोरखपुर में, राप्ती नदी के किनारे। जब विडुब्ध शाक्यों का विनाश करके आ रहा था तो राप्ती यानी अचरावती नदी में डाब बाढ़ आने से वो बह गया। तो नरहान, इमलीडीही और सोहगरा, ये स्थल पढ़े अपन ने किसके? उत्तर प्रदेश के। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट बिहार। बिहारी बाबू। तो बिहार में न्यूलिथिक साइट कौन सा है? चिरांद। कश्मीर के बाद हड्डियों के सबसे ज्यादा औजार कहां से मिले हैं? चिरांद से। और चावल की खेती।
जो बौद्ध मंदिर है ना बौद्ध गया में, वहाँ उसके बगल से ही मिला है एक स्थल टेराडीही। टेराडीही टेराडीही बिहार में है ये। चिरांद है दूसरा, टेराडीही, और तीसरा है सेनुवार। सेनुवार, इनमें सब में चिरांद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार के नवपाषाणिक स्थलों का प्रतिनिधि स्थल कौन सा है? चिरांद। किस नदी के किनारे? नदी नहीं जानते क्या? नहीं, घाघरा। तैयार रहो इस सवाल के लिए। आप जब आपसे मतलब स्टोन एज की साइट देंगे और उसकी नदी देंगे, इस सवाल के लिए आप खुद को तैयार करके जाना इस एग्जाम में। नया सवाल, स्टूडेंट सोच नहीं सकते कि यार मतलब स्टोन एज की साइट्स में नदी का क्या काम है। सारा काम ही वही है नदी का। उसने नदी के किनारे, उसने ऐसी जगह देखी जहां नदी बह रही हो, पानी होगा तो वनस्पति होगी, बस वहां पे अपने को पहाड़ और मिल जाए तो पहाड़ों में गुफाओं में रह लेगा और औजार बना लेगा। पत्थरों के औजार है ना, रॉ मटेरियल भी तो चाहिए। तो आपको ये याद करके जाना है एग्जाम में स्पेशली। आपको आता तो है लेकिन एग्जाम के प्रेशर में भूल जाते हो यार कौन सी नदी है। जैसे यहाँ अगर चिरांद में घाघरा नदी याद नहीं है तो क्या करोगे? तुरंत ही कुछ भी करोगे पर ये नहीं करोगे। तो अपनी चार साइट हो गई। उत्तर पश्चिमी साइट हो गई, उत्तरी साइट हो गई, है ना, मध्य भारत और मध्य गंगा हो गई। मध्य गंगा और मध्य भारत दोनों एक साथ पढ़ लिए ना। अब पांचवा है पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में नियोलिथिक साइट। तो इसमें सबसे पहली साइट है बरूडीही। बरूडीही झारखंड में। बरूडी कहाँ है? झारखंड में। ठीक है। दूसरी साइट है कुचाई। कुचाई, कुचाई कहां पर? उड़ीसा में। ये आसान सवाल है जो आपसे मैच करवाएगा। साइट देगा और कहेगा स्टेट के साथ मैच कर दो। और गोलाबाई शासन। गोलाबाई शासन कहां पर? उड़ीसा में। और फेवरेट आप लोगों का दाओजली हैदिंग कहाँ है? असम में। इससे सवाल नहीं होगा ना। ये जो बात मैंने बताई है तो क्वेश्चन में आ जाएगी। नवपाषाणिक स्थल दाओजली हैदिंग असम में स्थित है, उत्तरी कछार पहाड़ी पर। कहाँ है? मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ, पूछ रखा है। उत्तरी कछार पहाड़ी पर। और सरातारू, सरातारू ये भी कहाँ है? असम में। और पांडू रजार डीबी एक और बहुत ज़्यादा फेमस। पांडू रजार डीबी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, अजय घाटी में। अजय वैली में। तो इसमें बरूडीही, कुचाई, दाऊजली हैदिंग और पांडू रजार डीबी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं।
ठीक है ना। क्यारी और गियक कहाँ है फिर? रट गया है ये तो। क्यारी और गियक हैं लद्दाख में। ठीक है, अब किधर चलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत? आखिरी है ये। दक्षिण भारत के स्थल। ठीक है, तो दक्षिण भारत में जो अपने को न्यूलिथिक साइट मिली है ना, ये उत्तर में भीमा नदी और दक्षिण में कावेरी नदी के बीच में मिली है। फिक्स है ये सवाल। यहाँ क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा, सब रट के जाओगे, ये पहले लाइन ही उड़ा देगी आपको। साउथ इंडिया की जो न्यूलिथिक साइट है ये अपने को उत्तर में भीमा नदी से दक्षिण में कावेरी नदी के बीच मिले हैं। तो ये जो भीमा नदी है ये कृष्णा नदी की सहायक है। भीमा नदी किसकी सहायक है? कृष्णा नदी की सहायक है। और जो दक्षिण भारत की जो न्यूलिथिक साइट हैं इनकी कुछ विशेषताएं हैं। ये अधिकांश इन साइट्स के जो लोग थे वो पर्वत और छोटी पहाड़ियों पर निवास करते थे। कहाँ रहते थे लोग? क्यों? अभी तो बताया है। लेकिन अब तो वो विलेज सेटलमेंट में आ गए ना, अब गुफाओं की जरूरत कहाँ है? अब तो झोंपड़ी बनाना सीख गए ना। एक तो पहाड़ है, ठीक है ना, तो इनको क्या मिल जाएंगे? औजार मिल जाएंगे। और एक वहाँ इनको पानी स्टोर करने की सुविधा मिल जाएगी। ये दो बड़े कारण रहे होंगे। और ये जितनी भी साइट्स मिली हैं उन सभी साइट्स की झोपड़ियों में अग्निकुंड और अनाज भंडार के पात्र मिले हैं। सभी स्थलों पर क्या मिले हैं? जो झोपड़ी है इनमें अग्निकुंड मिले हैं और अनाज भंडार के पात्र मृद भांड मिले हैं। पहाड़ से ही थोड़ी मिले हैं कोठ गोरे। साउथ इंडिया में जितनी भी न्यूलिथिक साइट हैं उन सब झोपड़ियों में अग्निकुंड मिला है और यहाँ हड्डी के औजारों का कम प्रचलन था। केवल एक ही स्थल मिला है जिससे हड्डियों के औजार मिले हैं और वो स्थल है पॉलवॉय। पॉलवॉय। केवल दक्षिण भारत की जो न्यूलिथिक साइट्स मिली हैं उसमें पॉलवॉय से ही हड्डियों के औजार मिले हैं। जिससे पता चलता है कि यहाँ पर हड्डियों के औजार कम मात्रा में प्रचलित थे। चेंज कर दें क्या? बढ़ा दिया। दक्षिण भारत की जो न्यूलिथिक साइट हैं वो अपने को भीमा नदी से और कावेरी नदी के बीच मिली हैं सारी। और भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। ये न्यूलिथिक जो मानव है, होमोसेपियन है अब तो ये पर्वत और छोटी पहाड़ियों पर रहता था। और इनकी जो सभी झोंपड़ियाँ मिली हैं उसमें अग्निकुंड मिले हैं और अनाज भंडार के पात्र मिले हैं। यहाँ हड्डियों के औजार बहुत कम मिले हैं, केवल पॉल वॉय है जहाँ से हड्डियों के औजार मिले हैं। तो यहाँ पर जो
दक्षिण भारत में जो नियोलिथिक साइट हैं वो कर्नाटक, आंध्र और तमिलनाडु में 3 जगह तो मिली हैं। सबसे ज्यादा मिली है कर्नाटक में। सबसे ज्यादा कहां से मिली हैं? कर्नाटक में। याद रखने हैं नाम। एक तो कुपगल, कुपगल बहुत प्रसिद्ध है। कुपगल को अभी पिकॉक हिल कहते हैं। आज के टाइम पे कुपगल को क्या कहते हैं? पिकॉक हिल कहते हैं। और यहां से शैल चित्र मिले हैं। कुपगल से क्या मिले हैं? शैल चित्र। और एक वो आपसे पूछा ना, टी नरसिंहपुर। क्या पूछा? टी नरसिंहपुर। और हल्लूर, ब्रह्मगिरी, मास्की। मास्की तो जानते ही हो, सम्राट अशोक का लघु शिलालेख जिसमें उसका नाम मिला है। सबसे पहले मास्की की शिलालेख में तो सम्राट अशोक का नाम पढ़ा गया था। मास्की, उपगल, टी नरसिंहपुर, मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर। संगनकल्लू। और एक और है टेक्कला कोटा। टेक्कला कोटा भी फेमस है अपने लिए, अपनी कुछ विशेषताओं से। दक्षिण भारत से जो न्यूलिथिक साइट मिली है ना, उनमें सर्वाधिक समाधान यहीं से मिले हैं। अरे यूपीएससी में जब मेंस होता है हिस्ट्री का, तो एंशिएंट हिस्ट्री का जो पहला पेपर आता है उसमें पहला सवाल ही 50 नंबर का आता है। और वो ये है, मैप। और ऑप्शनल के विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या यही है, ये 50-25 जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, तो इसमें बेचारे मात खा जाते हैं, आधे भी नहीं कर पाते हैं। तो कर्नाटक में कुपगल, टी नरसिंहपुर, मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, संगनकल्लू, टेक्कलाकोटा। टेक्कलाकोटा किस लिए फेमस है? और कुपगल का आज का नाम क्या है? पिकॉक हिल। किस लिए फेमस है? हाँ, तो न्यूलिथिक साइट दक्षिण भारत में टी नरसिंहपुर कहाँ से मिली है? कर्नाटक से? पक्का? फिर क्यों नहीं किया वहां? कर दिया था क्या? नंबर 2 है तमिलनाडु। तमिलनाडु, पेयमपल्ली। तमिलनाडु से एक साइट मिली है, कौन सी? पेयमपल्ली। और आंध्र प्रदेश, नेक्स्ट कौन सा है? आंध्र प्रदेश, है ना, पॉल बॉय। पॉल बॉय से क्या मिला है? हड्डियों के औजार। दक्षिण भारत में हड्डियों के औजार केवल कहाँ से मिले हैं? पॉल बॉय से। उतनूर, उतनूर। और बुद्धिहल। बुद्धिहाल किस लिए फेमस है? सामूहिक भोजन पद्धति के लिए। इसलिए फेमस है। और कौडेगल, कौडेगल, कौडेकल, कौडेकल।
अब देखो इधर आओ, कर्नाटक में एक बात और लिखो। वातगल क्या है? वातगल क्यों फेमस है? यहाँ से सुपारी यानी कसौली, उसके 2 दाने मिले हैं, मतलब बीज मिले हैं। और ये दक्षिण एशिया का पहला प्रमाण है। सुपारी मिलने का दक्षिण एशिया का पहला प्रमाण कहाँ से है? वातगल से। और शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पे चित्र कहाँ से मिला है? पटने महाराष्ट्र से। ठीक है, तो सब रट लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, रह गया उपगल। पानी पीना ही भूल गया मैं यार, 2 घंटा हो गई, नहीं हो गया 2 घंटा। पूछू फिर मैं, 1 मिनट। पशुचारी जीवन से व्यवस्थित कृषि जीवन का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला? चौपानी। अरे ये कॉपी को छोड़ दो तुम यार, इस कॉपी के लूम जाते हो, लाइन ही लिखते रहते हो, ये मिल गई, ये लिख लेते हैं, ये हो गई, ये। ठीक है, तो पशुचारी जीवन से व्यवस्थित कृषि का पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? चौपानी मांडो से। और मानव खोपड़ी में छेद कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। जल भैंस कहाँ से मिली है? मेहरगढ़ से। पक्का? और कताई बुनाई का पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? हाथी दांत पर नक्काशी का पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। अब जब मैं पढ़ा रहा था, जिनका ध्यान यहाँ नहीं है वो मतलब इसको रिपीट करो इनके साथ साथ, सुन सुन के। ये क्वेश्चन ही तो हैं, ये अगर आपके याद हो जाएंगे तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। नहीं, अब कई सारे थे जो कहते थे कि आपको नहीं बताएंगे, एग्जाम में ही बताएंगे, तो 10 सवाल कम रह गए ना उनके। अगर मेरे को बताते तो 10 सवाल और बढ़ जाते। तो इसलिए अब मेरे को बता दो, नहीं आते हैं तो भी जब पता चल गया है तो फिर दोबारा बोल के बता दो। तो शिकारी जीवन से व्यवस्थित कृषि जीवन का पहला प्रमाण कहाँ से मिला? दोबारा बोलो। पक्का? तो मध्य गंगा के मैदानों में धान की खेती का पहला प्रमाण कहाँ से मिला? लहुरा देव किस लिए प्रसिद्ध है? अब देखो, अब मैंने आंसर दे दिया और सवाल पूछ लिया तो अटक गए। अरे मध्य गंगा में धान की खेती का पहला प्रमाण कहां से मिला? लहुरा देव किस लिए फेमस है? मृत भांड का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला? चौपानी मांडो से। हड्डी से बनी मात्र देवी की मूर्ति कहां से मिली? लोहदा नाला से। कहां से? लकड़ी या पत्थर में छेद करने के लिए कौन सा औजार काम में लिया जाता था? ब्यूरिन या चिजेल। ब्यूरिन या रूखानी। रूहानी बोल रहे हो? रूहानी बेगम याद है ना इनको तो। कियारी और गियक कहाँ हैं? गुरजोम और गुफराल कहाँ हैं? पक्का? सोच लो। ताउजली हद्दिंग कहाँ है? कुचाई कहाँ है? टक्कल कोटा कहाँ है? अच्छा। और पहली सुपारी का प्रमाण पतागल से। और पांडु रजाल डीबी पश्चिम बंगाल से। ठीक है फिर, तो इससे बोलना चेंज कर दो टॉपिक। एस माउंट पढ़ेंगे, एस माउंट, दक्षिण भारत में राख के टीले। राख, राख ही राख। दक्षिण भारत में राख के टीले।
इस पैटर्न पे भी आज साउथ आज मतलब समापन होएगा प्रागैतिहासिक काल का। जबकि मैं चाह रहा था कि महापाषाण काल भी आज ही पढ़ा देता, लेकिन नहीं होएगा। 1 घंटा है ना, हो सकता है क्या? 40 मिनट लेगा महापाषाण काल कम से कम। तो फिर राख के टीले में टिक लगवा दें, यूँ ऐसे, जैसे तुम 2 चौकोस डाल लेती हो दूध में वैसे। अब तो छोड़ दो तो ये बेचारे थोड़ा बहुत ये भी खा लें। इस दुनिया में मतलब इस दुनिया में बैलेंस क्यों है पता है? बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं, नहीं, और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, और कुछ लोगों को खाने को मिलता ही नहीं है। इसलिए व्यवस्था है, इसलिए क्या है? व्यवस्था। अपन कौन से में आते हैं? व्रत वाले में। आज कहीं का बार है? गणेश जी का बार है। व्रत होएगा तुम्हारा? तो व्रत नहीं है तुम्हारा? क्यों? गणेश जी का व्रत नहीं रख रहे हो? सुपारी का पहला प्रमाण कहाँ से मिला? और हाथी दांत पर नक्काशी का पहला प्रमाण कहाँ से मिला? एस माउंट क्या है? राख के टीले। अब देखो, टाइम पास कर लेते हैं, टाइम पास ही तो है ये। पूरा पाषाणिक औजार, ये तुमको टेलीग्राम पे भेज देंगे क्लास के बाद। तो बढ़िया सजा के रखना, बढ़िया दिल के लगा के कि यार हाँ देख लिए, आनंद आ गया। नहीं, जब तक चॉपर, चॉपिंग पेबल, क्लीवर, स्क्रैपर, बोरर, ब्यूरिन, ब्लेड, कंपोजिट टूल्स, रिंग, है ना, और ल्यूनेट्स, है ना, हार्वेस्टर और सेल्ट, ये याद नहीं करोगे तब तक कितनी बार देख लो इनको, क्या हो जाएगा देखने से? लो देख लो, चॉपिंग ये रहा, है ना। और ये जैसे चेंज कैसे हो गया अभी अभी? नाम ही चेंज हो गए इनके तो। ये सही है। कुचनी तो जानते ही हो। और ब्यूरिन, ये रही ना। अगर तुम लोगों के पास वो किताब होगी ना उपिंदर सिंह मैडम वाली, उसमें भी दे रखे हैं ये देखो क्या है ये, कौन से स्थल है ये? अरे नहीं, नवपाषाण कहाँ जाएंगे यार? ये अपर पैलियोलिथिक एज के वाले हैं। अच्छा, ये तो नाम गलत लिख दिया मैंने यार, हिंदी में लिखता हूँ। उच्च पुरापाषाण काल, उच्च मैंने यूपीए लिख दिया ना, अपर पैलियोलिथिक एज। तो ये उच्च पुरापाषाण काल का मैप है आपके सामने, देख लो, अब आपको दिख जाएगा। देखो, ये रहा राजस्थान में डीडवाना और बूढ़ा पुष्कर। राजस्थान में उच्च पुरापाषाण काल के औजार कहाँ से मिले हैं? देखा हुआ है ना, बूढ़ा पुष्कर। अब ये तो नदियां दिखा रखी हैं, देखो, ये रही बेलन नदी, है ना, ये रही अपनी लूणी उद्योग, है ना, ये रहा पटने,
पटने महाराष्ट्र में, और ये रहा पहला पशुपालन, और ये रहा नर्मदा स्त्री, है ना। और ये भीमबेटका की गुफाएं, कौन सी गुफाएं? भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है। ये नदियां दिखा रखी हैं सारी, देखो, अतिरमपक्कम, गुडियम, एक ये रहा रेनीगुंती, है ना, मुछट्टा, चिंतामणि,